स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस क्लास में वो है इंट्रोडक्शन इसकी, यानी कि इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी। तो पोलिनोमियल एक्चुअली पोलिनोमियल आया कहाँ से है? पोलिनोमियल आया है पॉलीगन से। पॉलीगन से हम क्या मतलब लेते हैं? पॉलीगन यानी कि एक क्लोज शेप, नंबर ऑफ साइड्स को लेकर जो क्लोज शेप बनता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर की जो साइड्स हैं इसे हमने ए ले लिया है, इक्वल नंबर 4 साइड्स है जो कि इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a। आप देख लो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ से आया है हमारा पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में पोली का मीनिंग होता है मैनी एंड नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। जो बहुत सारी टर्म्स को मिलकर बनता है, मैनी टर्म्स को मतलब मोर देन वन, मोर देन टू टर्म्स, मैनी टर्म्स को मिलकर जो बनता है दैट इज द पोलिनोमियल। तो ये तो हो गया पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल एक्चुअली जब हम पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ आपको अल्फ़ाबेट्स और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज आपके सामने आती हैं, उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक सिस्टमेटिक टर्म वाइज जब हमें मिलता है तो उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। तो हम देख रहे हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल इक्वेशन में हमारे सामने कुछ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जो आ रहे हैं इसे हम कहते हैं वेरिएबल, और जो ये वैल्यूज आती हैं इन्हें भी हम कोएफिशिएंट एंड दिस इज द कांस्टेंट। अब हमारे सामने ये आता है कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है? वेरिएबल एक्चुअली वेरिएबल आया है वेरी शब्द से। वेरी का मीनिंग क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में गए, मार्केट में आप एक शॉप पे गए, वहाँ पे आपने टी शर्ट्स देखी, तो जो सेलर है वो आपको क्या है कि कुछ सेम टाइप के टी शर्ट अलग अलग कलर में दिखा रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्या बोलोगे कि भैया प्लीज़ कुछ वैरायटी दिखाइए ना। क्या बोला आपने? वैरायटी यानी कि कुछ चेंज दिखाइए, कुछ नया दिखाइए, कुछ अलग दिखाइए ताकि मैं सिलेक्ट कर पाऊँ। सेम इसी तरह कई बार हम जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कुछ बातों पे बोलते हैं कि बेटा ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या हमारे टीचर्स बोलते हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। तो वेरी का मीनिंग अब शायद क्लियर हो गया होगा कि वेरी का मीनिंग होता है चेंज। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा? चेंजेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। अब कैसे? मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दी है 2x + 1। इसमें मैंने x की वैल्यू पहले 1 अपनी तरफ से पुटअप कर दी, तो 2 × 0 + 1 इसका रिजल्ट क्या आया है हमारे पास? 1। फिर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3। फिर मैंने 2 पुट की तो इसका रिजल्ट आया 5। आपने देखा कि इक्वेशन वही है, इक्वेशन मैंने चेंज नहीं की है। यहाँ पे मैंने क्या किया है? सिर्फ x की वैल्यूज को चेंज किया है, उससे हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि जिसके कारण कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। अब आपने एक चीज और नोट की होगी कि इस इक्वेशन में मैंने 2 को चेंज नहीं किया है, मैंने 1 को चेंज नहीं किया है। 1 अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, इसका कुछ चेंज नहीं हो रहा। जो आंसर आ रहा है उसमें बस 1 ऐड हो रहा है। तो ये जो 1 फिक्स है इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो हमारे पास फिक्स्ड होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड। अब आप देखो जो x के साथ ये 2 है तो ये भी फिक्स। 2 को हम 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते, लेकिन ये 2 जो है मल्टीपल है एक वेरिएबल के, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होकर इसकी भी जो वैल्यू है, जो इसका रिजल्ट है वो चेंज हो रहा है। जब हमने x को 0 लिया तो 2 × 0
इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई और 1 में ऐड हो गई, 1 आंसर आ गया। जब मैंने 2 इंटू 1 किया तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 1 करके हमारे पास 3 आ गया। जब मैंने x को 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, 4 प्लस 1 करके आंसर 5 आ गया। यानी कि ये किसके कारण चेंज हो रहा है, अपने साथ जो मल्टीपल है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग इसे हम क्या बोलते थे, ये क्या होता है कोफिशिएंट, यानी कि ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो हमारे पास 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 5/7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है -√2 एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास -100 है। तो समझ में आया, जो उसके मल्टीपल में होता है, जिसका हम कोफिशिएंट पूछ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। अगर इसके साथ कुछ और होता, अगर जैसे मैंने यहाँ पे √2 लिया, √2 के साथ यहाँ पे 5 आ जाता तो यहाँ पे 5√2 आ जाता। ओके, तो वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम इस इक्वेशन के बारे में कि जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब मोस्टली जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया टर्म से हम क्या मीनिंग करते हैं, ये टर्म क्या होता है। टर्म होता है जब हम देखो जो इक्वेशन है हमारे पास, जैसे कि हमने एक 3x² y² यहाँ पे रूट लगा दिया 5/7, ये हमारी एक टर्म है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस लेकर 2x लिखा तो वो हमारी टर्म आगे चलेगी, ये अब टर्म नहीं आ रही है। तो हम देख रहे हैं जितने भी वैल्यूज, जितने भी नंबर्स जो है मल्टीप्लाई में आ रहे हैं वो एक टर्म होते हैं। जैसे ही प्लस माइनस आता है वैसे ही अगली टर्म आ जाती है। तो आपको टर्म समझ में आया जो एक साथ मल्टीप्लाई में है, जिनके कारण एक दूसरे का रिजल्ट जो डिपेंडेंट है, ये कह सकते हो जो डिपेंडेंट है। अब देख रहे हो यहाँ पे 2 इस पे x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, एक टर्म है। 1 डिपेंड नहीं करता, 1 ही है, वो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये अलग टर्म हो गई, एक टर्म जब तक डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल कब हम कहेंगे कि एक पॉलिनोमियल है, या हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, द exponent of variable must be a whole number। जो पॉलिनोमियल की हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि उसका जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमेशा एक होल नंबर होगी। होल नंबर आप जानते हैं कि होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये जो सिंपल नंबर्स होते हैं 0 इंक्लूडिंग करके, तो होल नंबर्स होते हैं। तो जो ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होगी। वो ना तो इंटीजर हो सकती है, ना रेशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, वो ऑलवेज एक होल नंबर ही होगी। तो अब इसको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो x - 1/x है हमारे पास, 1/x है, तो आप ये 1/x को आप अगर पावर के रूप में लिखो तो इसकी -1 लेंगे, तो -1 क्या है, -1 एक इंटीजर है, ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है 2x² + 7√t + 5, आप देख रहे हो रूट t का मतलब t की पावर हाफ क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके पास पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी जो वो है पावर है 0.23। हाँ, लेकिन सिर्फ हम पावर की बात कर रहे हैं, हम वेरिएबल की पावर पे, अदर एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं।
जो कोफिशिएंट है वो आप देख रहे हो, मैंने रेशनल नंबर भी लिया है, एक इरेशनल नंबर भी लिया है, नेगेटिव नंबर भी लिया है। तो अदर कांस्टेंट वेरिएबल्स या कोफिशिएंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो ऑलवेज एक होल नंबर ही होगी। ओके, ये थी इसकी कंडीशन। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इस पूरे पॉलिनोमियल में जो आपके पास हाईएस्ट पावर आएगी, आप देख रहे हो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर है 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। कुछ और एक्सप्रेशन लेते हैं। मान लो आपके पास x की 5 माइनस 5/7 x की 100 प्लस 2x, कुछ ऐसा है। तो इसकी आप देख रहे हो कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 100, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 100। इस तरह से जो डिग्री होती है वो क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो ये था हम पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन के बारे में, बेसिक इक्वेशन क्या होती है। ओके।